हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 20। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वक्त बीत रहा था। नीरा की आंखों में निर्वाह के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। जब जब उसकी मुलाकात होती थी, नीरा निर्वाह की बस बेइज्जती करती थी, उसे घृणा करती थी, उससे नफरत करती थी और उसे खुद से दूर कर देती थी। कई बार तो नीरा ने अपनी कोशिशें कर निर्वाह को मारने के लिए आदमी भी भेजे, लेकिन वो आदमी फिर लौट कर कभी नहीं आए। निर्वाह नीरा के लिए इंसान बना था जो वो कभी नहीं बनना चाहता था। वो एक नर्क का राजा था। उसे इंसानों की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक प्रेम के लिए उसने सब कुछ किया था। निर्वाह आज भी तड़प रहा था। उसके दिल में वो आग लगी थी। नीरा को उसने 1000 साल पहले खो दिया था। कुछ इस तरह कि नीरा की मौत हुई थी कि निर्वाह बस तड़पता रह गया था और आज तो फिर वो तड़प रहा था। इतने सालों से वो तड़प रहा था उसकी मोहब्बत पाने के लिए, उसकी उन कशिश भरी आंखों में अपने लिए बेपनाह सच्चा प्रेम देखने के लिए। लेकिन ये प्रेम इतना आसान नहीं था। निर्वाह इंसानी रूप में धरती पर था। सीधी सी बात थी कि वो इंसानों के बीच ही था, एक बड़े से घर में। असल में ये घर बहुत ही सुनसान एरिया में था। समुद्र के किनारे ये घर सन्नाटे से भरा हुआ था। इसी घर के एक कमरे में निर्वाह सोफे पर अपनी आंखें बंद कर बैठा हुआ था और उसकी उंगलियों पर इस वक्त लाल लाल रोशनी चमक रही थी। कुछ पल बाद निर्वाह ने अपनी आंखें खोली। उसे अपने सामने 3 लड़कियां दिखाई दी जो बहुत ही सादगी भरे लिबास में थी, लेकिन उन तीनों की आंखें अलग अलग रंग की थी। निर्वाह, क्या तुम इंसानों का रूप लेकर इंसानों के बीच तब तक रहोगे जब तक तुमसे सच्ची मोहब्बत ना करने लगे? तुम चाहो तो हम उसे उसका पिछला जन्म याद दिला देते हैं। उसे सब कुछ याद आ जाएगा और वो तुमसे वही मोहब्बत करेगी। ईर्ष्या ने कहा। ईर्ष्या, मोहिनी और वासना तीनों ही इंसानी लड़कियों के रूप में निर्वाह के सामने खड़ी थी। हाँ नरकराज, आप आखिर कब तक ऐसे ही इंतजार के पलों में दर्द में डूबे हुए तड़पते रहेंगे? आप नर्क के राजा हैं, आपको तड़पना शोभा नहीं देता। दर्द तो खुद आपके कदमों में आकर आपके कदम चूमती है। फिर वो दर्द आज आपको इंसानों के रूप में तकलीफ पहुंचा रहा है। आखिर कब तक आप ऐसे ही उसका इंतजार करते रहेंगे? मोहिनी और ईर्ष्या की बातें सुनने के बाद निर्वाह ने अब अपनी आंखें वापस बंद कर ली। उसने धीरे से कहना शुरू किया, मेरी मोहब्बत में शिद्दत बहुत है। मेरा प्रेम शिद्दत से परिपूर्ण है। उसे सपने तो आते हैं पिछले जन्म के, पर उसे याद कुछ नहीं आता। एक वक्त आएगा जब उसे उसका नाम याद आएगा, सब कुछ याद आएगा और वो मुझे खुद अपने समीप लाकर अपनाएगी, अपनी आत्मा से अपनाएगी, अपनी रूह से अपनाएगी और उस पर ही उसके मन में मेरे लिए वो नफरत, घृणा, वो गुस्सा सब अग्नि में लिप्त होकर भस्म हो जाएगा। मैं बस उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। नर्कराज की बात सुनने के बाद तीनों में से किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वहीं नीरा के घर में नीरा सोकर उठी, लेकिन अब वो बिस्तर पर वैसे ही बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और वहीं पुराने सपने को याद करने की कोशिश करने लगी जो उसे बचपन से आते थे। बचपन से ही उसे एक सपना आता था जिसमें वो किसी को अपनी बाहों में लेकर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। कभी कभी उसके सपने में आता था कि वो किसी काले वेशभूषा वाले आदमी के साथ भीगती हुई बारिश में बड़ी ही शिद्दत से उसके साथ खड़ी है। उसके सपने में ये आता था कि वो तड़प रही है उस आदमी को अपने करीब लाने के लिए। ये कुछ सपने उसे बचपन में आते थे। नीरा इन सब सपनों से परेशान हो चुकी थी। कुछ पल बाद वो उठी और फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे पहुंची। नीरा, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, यहाँ आओ। रश्मि ने नीरा को अपने पास बुलाया। नीरा अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। रश्मि ने उसके हाथ पकड़े और उसकी तरफ दया भरी निगाहों से देखते हुए कहने लगी, क्या मैं तुमसे जो कुछ भी कहूँगी तुम एक बेटी होने के नाते वो पूरा करोगी? अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर नीरा को मन ही मन शक हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ प्यार तो उससे बहुत करती थी, लेकिन कभी कभी थोड़ी लालची और मतलबी हो जाती थी। अब अपनी कौन सी बात मनवाना चाहती हैं? साफ साफ बताइए, ये बातों को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाइए। नीरा की बात सुनकर रश्मि के फेस पर स्माइल आ गई। नीरा बेटा, तुम्हें याद है मेरी एक फ्रेंड है आयशा सावंत, उसका बेटा विनायक, तुम्हें याद है? रश्मि ने मुस्कुराकर कहा, जैसे वो जताना चाहती हो कि वो अंदर ही अंदर
खुशी से नाच रही थी। आप उस घोचू विनायक की बात कर रही हैं? हाँ, मुझे वो याद है, नीरा ने कहा। वो इंडिया आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम और विनायक एक दूसरे के साथ सेटल हो जाओ। वो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम दोनों की शादी से हमारे बिजनेस को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तुम्हारे डैड को भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी बात मानोगी। इतना सब बोलते हुए रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। इमोशनल अत्याचार क्या होता है ये अभी उसे पता चल रहा था। लेकिन वो विनायक, मैं इतने सालों से उससे नहीं मिली हूँ और वो कैसा दिखता है, वो कैसा है रियल लाइफ में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मैं अभी सिंगल रहना चाहती हूँ। मैं अभी सिर्फ 25 साल की हूँ। आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं? नीरा को गुस्सा आ गया। नीरा को गुस्सा करता देख रश्मि मोटे मोटे आंसू गिराकर रोने लगी। ये उसकी सबसे बेहतर कोशिश होती थी नीरा से अपनी बात मनवाने के लिए। अपनी माँ को इस तरह रोता देखकर नीरा को बहुत बुरा फील हुआ। उसने अपनी माँ को गले लगाया और बोली, ना प्लीज रोइए मत, मैं मान लूंगी आपकी बात, लेकिन पहले मैं विनायक से मिलूंगी। उसके बाद ही जो मेरा डिसीजन होगा वो मैं आपको बता दूंगी। नीरा ने कहा। उसे निर्वाह याद आ गया। अगर वो विनायक से शादी कर लेती है तो वो निर्वाह उसे परेशान नहीं करेगा। नीरा को इसमें अपना ही फायदा दिख रहा था। नीरा वहाँ से चली गई। उसके जाते ही रश्मि ने किसी को फोन किया और कहा, मेरी बेटी मान गई, तुम जल्दी से अपने बेटे को लेकर इंडिया आ जाओ। कल मैं तुम्हारा एयरपोर्ट पर इंतजार करूंगी। अब हम दोनों को समधन बनने में ज्यादा वक्त नहीं है। बधाई हो। शब्द सुनकर दूसरी तरफ वाली औरत हंसते हुए उसे बधाई हो कहती है। नीरा फिल्मोग्राफी के ऑफिस के नीचे खड़ी थी। वहाँ किसी जरूरी काम से वो आई थी। अभी वो ऑफिस से बाहर निकली ही थी कि उसे निर्वाह दिखाई देता है, जो कार से टिककर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। नीरा ने उसे देखा और कार के पास आई। वो गुस्से में उसे घूरने लगी। मैं शादी करने वाली हूँ, मेरा फियांसे आ रहा है, तो बेहतर है तुम अब मुझसे दूर रहो। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, नीरा ने कहा और निर्वाह का हाथ कार से दूर कर दिया। वो भी कार में बैठ पाती उससे पहले ही निर्वाह ने उसे खींचा और डायरेक्ट उसे कार के पीछे लेकर आया। उसने उसे जोर से कार के पास धक्का देकर खड़ा किया और इस बार तो निर्वाह खुद का गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से में काफी जोर से नीरा को गले को पकड़ लिया और उसकी डरी हुई आंखों में गुस्से से घूरते हुए कहने लगा, एक बार फिर मरना होगा तुम्हें। अगर तुमने किसी और से शादी की, मुझे मजबूरन अपना इंसानी रूप छोड़ना होगा। तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं असलियत में हूँ। बेहतर है तुम शादी ना करो, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम जानती हो। तुम्हारा सब कुछ झेलने के बाद भी मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। निर्वाह की इस बार की गुस्से वाली बात इतनी खतरनाक थी कि नीरा की आंखों में डर के आंसू आ गए। अब तक उसने निर्वाह को शांत देखा था, निर्वाह को उसे झेलते हुए देखा था, निर्वाह को उसने कई बार मैसेज किया था, गलत शब्द भी बोले थे, लेकिन आज निर्वाह का गुस्सा, ये पहला रूप देखकर नीरा के रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ पल में ही निर्वाह ने अपने गुस्से पर काबू किया और नीरा को धीमे से छोड़ दिया। उसने देखा नीरा की गर्दन पर उसकी उंगलियों के निशान काले पड़ चुके थे। निर्वाह ने मन में खुद को ही भला बुरा कहा। वो कैसे अपने गुस्से पर काबू कर सकता था, कैसे उसने अपनी मोहब्बत के शरीर पर ही गहरे निशान छोड़ दिए। निर्वाह नीरा के करीब गया और उसने उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से हल्के से छुआ और वो निशान उसमें ही खत्म हो गए। वो दर्द एकदम से गायब हो गया। निर्वाह ने अपने मन को शांत किया और नीरा के सामने सीधा खड़ा होकर अपनी नीरा की आंखों में आंसू पोंछे और उसे शांत कराते हुए कहा, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने से नहीं था। मैं बस तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। मैं कई सालों से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। मुझे और मत तड़पाओ। मुझे मारने वाला मुझे मार नहीं सकता, वरना मैं इस तड़पने वाले दर्द से मुक्त हो चुका होता। इतना बोलकर निर्वाह कुछ दूर चलने के बाद वहाँ से गायब हो गया। नीरा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके तो होश अभी भी उड़े हुए थे। उसने निर्वाह की अचानक से वो काली से लाल होती आंखों को देखा था। निर्वाह को नहीं पता चला, लेकिन जब उसने गुस्सा किया तो उसकी वो काली आंखें लाल रंग में लगी थी, जिसे नीरा ने साफ साफ देखा था। नीरा को न जाने क्यों अब निर्वाह पर शक होने लगा था। उसे ऐसा अब लगने लगा था कि निर्वाह सच में कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी बातें, उसकी हरकतें और आज उसकी आंखों में चमकती हुई वो लाल रोशनी, जिसे साफ बयां किया जा रहा था कि निर्वाह जो दिखता है वो नहीं था। नीरा ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांसें छोड़ी। कुछ पल बाद वो घर के लिए निकल गई। उसके हाथ गाड़ी चलाते हुए भी कांप रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे कहानी में क्या होने वाला है
जानने के लिए सुनते रहिए गॉडफादर ऑफ हेल्थ, मेरे यानी भारती के साथ। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।